आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं मना लूंगा उससे। देखो मोहन, वो जितना जल्दी मान जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं मानी तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, ये याद रखना तुम। मैं देख लूंगा साहब, ऐसे कैसे नहीं मानेगी? अरे उसका बाप भी मान जाएगा। जो करना है जल्दी करो, ठीक है? वरना कोई और हाथ मार ले जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रह जाएंगे। अरे एक काम कर, इधर इधर देखते चल। क्या हुआ? कौन हो तुम? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? साहब, मैं रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ? रिपोर्ट लिखवानी है? हाँ। किसके खिलाफ? आधी रात को इस तरह दुल्हन के लिबास में एक लड़की का बदहवासी से भागना ना तो कोई आम नजारा था और ना ही कोई साधारण सी बात। ये देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि ये आए दिन तो होता नहीं है कि एक नई नवेली दुल्हन अपने शादी के जोड़े में मंडप से भागकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए और दो गुंडे उसका पीछा करें। कौन थी ये लड़की और किस बात की रिपोर्ट दर्ज करानी थी उसे, और वो लोग कौन थे जिससे वो भाग रही थी, और वो तीसरा आदमी कौन था, किससे और क्या वो जल्द से जल्द मनवाना चाहता था और क्यों? इन सारे सवालों का जवाब देगी वो घटना जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनीता। जी मैम साहब। ये ले तेरी पगार। देख, आजकल तू ना बहुत छुट्टियां करने लगी है। अब की बार तूने बिना बताए छुट्टी करी ना तो मैं तेरी पगार में से पैसे काट लूंगी। इस बार मैंने तुझे पूरी पगार दी है। हाँ मैम साहब, मैं भी कहाँ छुट्टियां करना चाहती हूँ। आप तो घर की हालत जानती हो ना, बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी। जब तेरा बाप पीकर पड़ा रहेगा तो हालत तो बिगड़ेगी ही ना घर की। इस नशे की आदत ने ना हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। अच्छा मैम साहब, वो सारे कपड़े रख देना, मैं धो दूंगी। हाँ, बाथरूम में पड़े हैं। और हाँ, जल्दी से चाय लेके आ जा, साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा अच्छा घर है आपका, बहुत अच्छा। ओहो। सुनीता, ये हमारे मेहमान हैं, विदेश से आए हैं, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। जरा अच्छे से देखभाल करना है इनकी। हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है? मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और वहां पे झाड़ू लगा दो। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर काम करने वाली मिलना कितना मुश्किल है। अरे माँ, अभी तक कपड़े धो रही है? बेटी तू आ गई? अरे आज इतनी देर लग गई बेटी? हाँ माँ, मेम साहब के यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए टाइम लग गया। मेम साहब ने पगार दी? ला दे। घर में राशन पानी सब खत्म हो गया, रखाना है। माँ, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। अरे ऐसी कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुझे 300 रुपए की जरूरत है? ला दे मुझे। माँ, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। देखो, कब तक मैं लोगों के बर्तन मांज मांज के काम करूंगी। मैं सिलाई सीखूंगी ना तो मेरा खुद का काम होगा, घर में 4 पैसे आएंगे। माँ, अरे घर की तो हालत देख रही है, ये 300 रुपए तू ले लेगी, मशीन ले आएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ला दे मुझे, दे, अगली बार ले लेना। हाँ,
अरे सुनीता, जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इस कमरे की सफाई करनी है। नहीं नहीं, इस कमरे को अभी रहने दो। इस कमरे में हर्ष अभी कुछ काम कर रहा है अंदर, तो अभी तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। एक काम करो, तब तक या तो उस कमरे की सफाई कर लो, या फिर एक काम करो, किचन में बहुत सारा काम है ना, तो तुम जाके किचन की साफ सफाई कर लो। हर्ष का जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा, ठीक है? तब तुम इस कमरे को साफ कर लेना। क्या हुआ? क्या हुआ अंदर? अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम्हारा काम हो गया ना? जाओ तुम अपने घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। कुछ नहीं हुआ, आप लोग आराम से बैठ जाइए। अच्छा, आपकी बारी है, आप अंदर जाइए। आप लोग बैठ जाइए। आम से दिखने वाले और आम से जिंदगी जीने वाले सूरज और हर्ष, जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या ये किसी गलत धंधे से जुड़े होंगे, पर ये दोनों कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो ठीक नहीं था। पर क्या और क्यों? और ऐसा क्या हुआ था उस बंद दरवाजे के पीछे जिसकी वजह से एक लड़की इतना फूट फूट कर रो रही थी? सुनीता को भी यह बात बहुत अजीब सी लगी। उसे इस बात का एहसास था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, पर वो क्या बात थी इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। उसके भोलेपन और सहजता के कारण उसे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि उसके साहब के मेहमान कुछ अजीब हैं, कुछ ठीक नहीं है। पर वो क्या है, कौन है और क्या चाहते हैं, इसका अंदाजा वो सपने में भी नहीं लगा सकती थी। कुछ नहीं है। एक बड़ा ना। हाँ, मैं हाय। बस बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है तुझे? कोई नहीं पसंद है यार तू फिर क्या करें, भेज दो? ओके। गर्ल्स प्लीज आप लोग वापस अपने घर जाइए। अगर कुछ बात बनती है तो मैं आप लोगों को फोन करके बुलाता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू। अब ये बता कि करना क्या है? वो तेरी सर्वेंट है ना सुनीता, बुलाना उसे। अच्छा ये बात है। अरे सुनीता, एक गिलास पानी लेके आना। अच्छी। नाइस। पहले क्या बताना? आ गई आ गई। कोई बात नहीं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना भिजवा देना, और वो भी मेरे कमरे में। सुनीता, तुम जल्दी से बढ़िया सा खाना बना के और कमरे में पहुंचा दो, जल्दी। सुनीता, कल ना तुम अपने बाबा को साथ लेती आना। मेम साहब, कोई गलती हो गई क्या? वो पानी हमने जानबूझ के नहीं गिराया था, गलती से गिर गया था, फिर हमने साफ कर दिया था। मेम साहब, साहब बुरा मान गए तो हम माफी मांग लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सूरज को तुम्हारे बाबा से कुछ काम है, इसलिए बुलाया है। तुम बिना वजह परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, हम बाबा को बोल देंगे कि साहब से आके मिल ले जल्दी। ठीक है, काम कर ले।
साहब, हमारे बाबा। नमस्ते। आओ आओ भाई, नमस्ते। अच्छा हुआ सुनीता तुम अपने बाबा को ले आई। अच्छा, जब तक मैं तुम्हारे बाबा से बात करता हूँ तू जा अपना काम कर ले घर का, ठीक है? जा बैठो। जी। अरे भाई बैठो, अपना ही घर समझो, बैठो। देखो, मैंने तुम्हें कुछ खास बात करने के लिए बुलवाया है। बात दरअसल ये है कि मेरे एक दोस्त हैं जो विदेश से आए हैं। जी सर। और मेरे उस दोस्त को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है। तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है मतलब मेरे वो दोस्त तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अरे क्या सब आप हमारा मजाक कर रहे हैं? हमारे ऐसी किस्मत का कि हमारे लिए, हमारी सुनीता के लिए ऐसे रिश्ते आ जाए। नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो वाकई तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं साहब? बिल्कुल। लेकिन देखो, इसके पहले कि मैं इस शादी के बारे में बात करूं, मैं तुमसे इस विषय में खुल के बात करना चाहता हूं। जी। मेरा वो जो दोस्त है उसकी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी शर्त है ये हुई ना बात। सूरज, अरे हर्ष, बड़े अच्छे टाइम पर आए हो भाई। अभी तुम्हारे ही बारे में बात चल रही थी। मैं जिनके बारे में तुम्हें बता रहा था वही है ये हर्ष जी। नमस्ते साहब। और हर्ष, ये सुनीता के पिताजी। हमारे तो भाग ही खुल गए साहब। हमारे बेटी के लिए आपके जैसा रिश्ता। मैं अभी जाकर सुनीता के माँ को बता देता हूँ ये खुशखबर। चलता हूँ साहब, चलता हूँ। अरे क्या हुआ वहाँ? उन लोगों ने क्यों बुलाया था? गुनगुनाते ही रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? हाँ? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि तुझे हजम नहीं होगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? कौन सी खुशखबरी है? कुछ पी रखी है क्या? तू हमेशा मुझसे झगड़ती रहती ना कि मुझे घर की कोई फिक्र नहीं है, बेटी के शादी के बारे में नहीं सोचता। तो मैंने आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया है आज? मैं आज तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय करके आया हूँ। क्या? किससे? अरे इतने बड़े घर का रिश्ता है कि तुम्हारी बेटी रानी बन के राज करेगी, राज। अरे हुई पहेलियां बुझाते रहोगे या बताओगे किससे रिश्ता पक्का किया है? अरे वो सुनीता के साहब है ना, उनके दोस्त के साथ रिश्ता तय करके आया हूँ। उन्होंने सुनीता को घर में काम करते हुए देख लिया, वहीं पे पसंद किया और सीधा हाथ मांग लिया। बोलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत है। सच में तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मेरे सर से इतनी बड़ी चिंता ही हट गई है। बाबा, बाबा वो तो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं ना? हाँ, बहुत बड़े आदमी हो। बेटा तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तकदीर खुल गई तुम्हारी जो तुम्हें ऐसा रिश्ता मिला। नहीं तो हमारी हैसियत का जो तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लाते। हाँ, मैं आज ही रिश्तेदारों को खबर कर देती हूँ। आखिर विराधी में तो बताना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, वो क्या है ना, उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त? क्या? हम बहुत छोटे लोग हैं और वो बहुत बड़े आदमी, तो वो नहीं चाहते कि इस शादी में हमारे कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या कोई हमारे दोस्त आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रिश्तेदारों को ना बुलाएं? अरे मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें, पर वो मानने को ही तैयार नहीं। और आजकल के लड़के तुम्हें पता है ना कितनी शर्तें रखते हैं, उनकी मांगे खत्म ही नहीं होती। फिर इन्होंने तो कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में वो सुनीता को लेके जाएंगे। और वैसे भी उनकी मांग जायज है, तो मैंने सोचा इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ठुकराना बेवकूफी होगी, इसलिए मैंने उनकी बात मान लिया। लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने वाली सुनीता के लिए यह खुशखबरी परियों की कहानी की तरह थी। एक तरफ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए रिश्ता आया है, और वो भी विदेश में रहने वाले लड़के का। पर यह शादी की कैसी शर्त थी कि लड़की के रिश्तेदार शादी में नहीं शरीक हो सकते। सुनीता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को लेकर खुश हो या नहीं।
एक तरफ उसके दिल में नई जिंदगी की शुरुआत अंगड़ाई ले रही थी, तो दूसरी ओर उसके दिमाग में वो मंजर दौड़ रहा था जिसमें इन लड़कियों की सिसकियां उसने सूरज के घर पर महसूस की थी। क्या वाकई में दाल में कुछ काला था? क्या सुनीता की परेशानी, उसकी दुविधा जायज थी, या वो ऐसे ही बिना किसी वजह परेशान थी? सुनीता को बहुत जल्द सारी सच्चाई का पता चलने वाला था। मैंने तेरी शादी का सपना तो तेरे पैदा होने के बाद ही देखना शुरू कर दिया था। मैं सोचती थी तेरी शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, किस किस को बुलाऊंगी, लेकिन मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि तेरी शादी ऐसे होगी, इतने बड़े घर में होगी और इतनी जल्दी। आज तो इतनी सुंदर लग रही है कि चांद भी तेरे आगे फीका लग रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति सुशांति भवती। यह विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप लोग अपने सभी बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। अरे सुनीता, तू सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? वो इनके लिए चाय बना रही हूँ मैं। अच्छा, मेरी और सूरज की चाय कौन बनाएगा? और मेरा कमरा, ये सब घर ऐसा क्यों पड़ा है? इसे कौन साफ करेगा? अभी कर देती हूँ। ठीक है, पहले मेरी और सूरज की चाय दे दो, उसके बाद ना घर साफ कर दो। सुनीता ने सोचा था कि इतने बड़े घर में शादी होने के बाद उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और अगली सुबह कविता के रवैये ने उसे सपनों की दुनिया से खींचकर जमीन पर लापट कर वो अभी भी घर में एक बाई की तरह काम करती थी। मेहनती होने के कारण उसने काम करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मन में उम्मीद की एक किरण थी कि हर्ष उसे अपने साथ विदेश जरूर ले जाएगा और वहां जाकर वो दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सुनीता की जिंदगी में शादी के बाद बस इतना बदलाव आया था कि वो अब घर नहीं जाती थी। दिन भर घर का काम करने के बाद हर्ष उसे एक इस्तेमाल की चीज समझता था। वो जब चाहे उसके साथ मनमर्जी करता था। उन दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कहा जा सके कि वो दोनों पति पत्नी हैं। हंसती खेलती खुश मिजाज सुनीता एक महीने में ही एक डरी सहमी कमजोर लड़की बन गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी मां उससे मिलने भी आई एक दिन, देखने की किस तरह सुनीता अपने ससुराल में राज कर रही है। बहुत दिनों बाद मिल रही हो ना तुम, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मुझे तो पूरा पूरा यकीन था कि तुझे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी, पर माँ का दिल है नहीं मानता। देखने चली आई। हाँ, यहाँ सब अच्छा है। अरे हर्ष तो इसे पलकों पे बिठा कर रखता है, एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता इसे। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी खुशियां, इतनी ढेर सारी खुशियां मिली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुनीता, ये लो 300 रुपए तुम्हारी पगार। और हाँ, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं,
तुम अपने घर पर रह सकती हो। पर अब तो यही मेरा घर है ना। ये सुन, मेरा सामान पैक कर देना, मैं कल जा रहा हूँ। हम भी चले आपके साथ। क्या? मैं कल बाहर जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर लेना, मेरा मतलब से जाओ। ले कुड़ी ले, ये क्या कर रहे हैं आप? पढ़। ये हम तो अनपढ़ हैं, हमको नहीं पता इस कागज पे क्या लिखा है। इसे डिवोर्स पेपर्स कहते हैं, तलाक के कागजात। आज के बाद तू आजाद है, जा। मैं कल जा रहा हूं, समझी? आप ये कैसे कह सकते हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इन्हें बोलिए ना, ऐसा ना कहें। मैं कहाँ जाऊंगी? आप तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से, और यहाँ आने की जरूरत नहीं है अब। बेटा, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तकदीर खुल गई तुम्हारी, जो तुम्हें ऐसा रिश्ता मिला। इसे डिवोर्स पेपर्स कहते हैं, तलाक के कागजात। आज के बाद तू आजाद है। आ रही हूँ। तू अचानक यहाँ कैसे? ये क्या है? तेरी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं क्या कह रही है, कुछ बोल भी तो नहीं रही है। ये कागज कैसे हैं बेटी? उन्होंने आज मुझे तलाक दे दिया। माँ क्या बोल रही है? अरे सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? देखिए, कह रही उन्होंने तलाक दे दिया। यही सच है माँ, उन्होंने आज मुझे बिना किसी वजह के तलाक दे दिया। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? शादी के 1 महीने बाद ही मुझे तलाक क्यों दे दिया? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बात करती हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हम लोग गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं अभी जाकर बात करता हूँ उनसे। गुस्से में बात ना करिएगा, अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे शांति से करिएगा। जो कुछ है मैं देख लूंगा। मैं पूछता हूँ उनको, कैसे तलाक दे सकते ऐसे हो हमें? बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी कहे ना सब ठीक हो जाएगा, बात करेंगे उनसे। 1 महीना, जी हाँ 1 महीना, यही मियाद थी सुनीता की शादी की, और यही मियाद थी हर्ष के साजिश की, जो उसने बड़ी चालाकी से रची थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब सुनीता नहीं बल्कि उसके माँ बाप भी जानना चाहते थे। उनकी बेटी के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया गया? इन्हीं सुलगते सवालों के साथ सुनीता के पिता उसके घर आ पहुंचे, और वहां से लौटने के बाद सुनीता के पिता ने जो कहा वो सुनकर मानो सुनीता की जिंदगी में तूफान आ गया, और इस तूफान में उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो गई। मैं उसे बहुत खरी खुटी सुनाकर आया हूं। बेटी तू चिंता मत कर, अरे बहुत पड़े उसके जैसे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बेटी की हालत तो देखो पहले, इतना बड़ा सदमा लगा है उसे, और आप उसकी दूसरी शादी करा रहे हो। तू चुप कर, बीच में मत बोल। बेटी हो मेरी, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे साहब भी शर्मिंदा है ऐसे रिश्ते पर। हाथ जोड़कर माफी मांगी उन्होंने। लेकिन इससे क्या होगा? मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अरे साहब ने मुझसे कहा है कि वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगे। बाबा ये क्या कह रहे हो? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटी
बेटी, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, पर मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो, शादी करो, मुझसे मुझ पे भरोसा रखो बेटी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूं। जैसा कि सुनीता के पिता ने कहा था कि वो जल्द ही उसके लिए एक नया वर ढूंढ लेंगे ताकि सुनीता अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके, उन्होंने वैसा ही किया भी। बिना देर किए सुनीता के लिए लड़का ढूंढ लिया और उसकी शादी भी तय कर दी। वो भी तब जब सुनीता अपनी जिंदगी में हुए इतने बड़े हादसे के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी। पर इस बार उसके लिए जो दूल्हा ढूंढा गया था वो और भी अजीब था। एक 50 साल का बूढ़ा आदमी जिसके साथ सुनीता के पिता ने सुनीता का रिश्ता तय किया था और सुनीता को खबर भी नहीं थी। आखिर सुनीता के पिता मोहन क्या कर रहे थे? क्यों वो बार बार अपनी बेटी के सपनों के साथ खेल रहे थे? नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। इतने पैसे? अब नखरे दिखाने बंद कर अपने, और जैसे मैं कहता हूं ना, चुपचाप वैसे ही करती जा। अरे इसके लिए तो मैंने शादी की है तुझसे। सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? इतने पैसे कहां से आए? तुम्हें किसने दिया है और क्यों दिया है? कहीं तुमने गलत तरीके से तो नहीं कमाया है? तू अपने काम से काम रख, समझी? ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, किसने दिए, काय को दिए, इससे तुझे मतलब नहीं है। इस झमेले में तू मत पड़। ये पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे, समझी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी बुरी हरकत अपनी बेटी के साथ कर सकते हो। हाँ, लिए मैंने पैसे उसकी शादी के लिए। अरे तो क्या हुआ? अरे कई लड़कियों की शादियां होती है और टूटती भी है। क्या हुआ अगर ये पहले से तय है कि उसका शादी का टूटना? और ऐसा कौन सा महापुरुष आके उससे शादी करता? अरे कोई गली का लफंगा आके ही शादी करता ना, इस्तेमाल करता और छोड़ देता, नहीं तो उसके पैसे से ऐश करता। आज ये बात कम से कम हम लोगों के बीच में तो है। ऐसी 2-4 शादियां उसकी करवाएंगे, चंद पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर कोई अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं? चुप क्यों है तू? साफ तू गया, तेरे को समझ में नहीं आता? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। अरे एक काम कर, इधर देखते चल। क्या हुआ? कौन हो तुम? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? साहब, मैं रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ? उस दिन जब हर्षी को पहली बार साहब के यहाँ देखा और उन लड़कियों को वहां बैठे हुए देखा, तब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर एक लड़की कमरे से बाहर भागती हुई गई, वो रो रही थी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मेरा बाबा मेरे साथ ऐसा करेगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से ही हर्षी के साथ मेरी शादी तय कर दी, किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। मेरी मां तक को पता नहीं चला। मुझे लग रहा था कि परियों की कहानी चल रही है। एक
एक राजकुमार आया है और मुझे अपने साथ लेके जाएगा अब। पर साहब, मैं हूं तो एक नौकरानी ना। ये सब सच में कहाँ होता है? मुझे लगा था कि विदेश जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, पर 1 महीने बाद ही साहब ने मुझे तलाक दे दिया। शादी के बाद मैं एक नौकरानी ही थी। हर्ष जी मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते थे। बाबा ने फिर मेरी शादी कर दी एक बड़े आदमी के साथ, जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। जब उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने उसको मना किया साहब। तो उसने मुझे बोला कि मेरे बाबा ने मुझे साहब, तब मैंने सोचा मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं वहां से भाग गई। अब घबराओ मत, तो अपने मालिक का और अपने घर का पता लिखवा दो। मिसेस कविता। जी हाँ, बोलिए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए चलिए चलिए। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? थाने ले जा रहे हैं। आपकी बेटी ने रिपोर्ट लिखवाया इनके खिलाफ। लेके चल इसे, चल। सुनीता, देखिए कविता जी, आप हमें सीधे सीधे बता दीजिए कि आपके पति कहाँ छुपे हुए हैं, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। जी बताती हूँ। सर, मेरा दोस्त हर्ष वो एक NRI है सर। यार मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और यहाँ की जवान लड़कियों के साथ 1-2 महीने के लिए शादी करते हैं, टू से कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। उसके बदले में उनके माँ बाप लड़कियों को कुछ पैसे देते हैं और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उन्हें डिवोर्स करके वापस चले जाते हैं। तो यार क्या ये सही है? जो तू कह रहा है इस बात में सच्चाई तो है हर्ष। हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होते हैं और अगर तू चाहे तो मैं भी तेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली लड़की ढूंढ सकता हूँ। सीरियसली? या मैन, यू आर नॉट जोकिंग? ऑफ कोर्स यस, ये तेरा फर्ज बनता है यार। और अगर तू ये काम करेगा तो इसमें तेरा फायदा ही है, तू मेरा एजेंट बन जाएगा। ओए खैर, फायदे नुकसान की बात तो नहीं है, मगर मैं तेरे लिए जरूर एक लड़की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ढूंढूंगा। शांत हो जा बेटी। जिसने तेरे साथ गलत किया है सबको सजा मिलेगी, चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। और आपको ये सब पता था ना, फिर भी आपने अपने आंखों में पट्टी बांधकर ये सब देखती रही। एक चंद पैसों के पीछे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती रही। सुनीता की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही देखती रहती? उसके साथ गलत होते देखती रहती? बोलो, चुप क्यों हो? और इंस्पेक्टर जी, ये आदमी, इस आदमी से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। भगवान किसी को ऐसा पाप ना दे। ऐसा पाप होने से अच्छा है कि ना हो। इसने मेरी बेटी का सौदा किया है और इसको भी सजा दिलवाइए, जिंदगी भर जेल में सड़ने दीजिए। इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, पर मुझे इस पूरे गिरोह का पता लगाना होगा ताकि किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। सुनीता,
तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। हमारे देश में इतनी गहराई तक अपनी पैंट जमा ली है कि हमारे पूरे समाज की नींव हिल गई। कानून से बच के इस धंधे को चलाने के लिए नए नए तरीके इजाद किए गए हैं। हमारे देश में गैर कानूनी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी 1 या 2 साल या फिर उससे कुछ ज्यादा समय के लिए की गई शादियां भी इन्हीं तरीकों में से एक है। इस धंधे से जुड़े दलाल इंसानियत की सभी हदें पार कर देते हैं, जैसे सुनीता के केस में हुआ। उसे सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उससे घर के काम करवाने के साथ शारीरिक और मानसिक यातना भी दी गई। पर सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसने आवाज उठाई, पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। अपने मालिकों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपने पिता के खिलाफ भी, जिसने उसकी दलाली की, उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, और उसके गुनहगारों को सजा भी मिली। लोग विदेशों से आते हैं, यहां की लड़कियों से शादी करके उन्हें इस्तेमाल करके छोड़कर चले जाते हैं। जब तक हम अपने समाज में अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारे समाज में लड़कियां ऐसे ही गुनाहों का शिकार बनती रहेंगी। इसलिए चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, हमारी लड़कियों के लिए जीवन को आसान बनाइए। हर्ष, सूरज, राकेश, कविता और सुनीता के बाप मोहन जैसे लोग, इन सारे लोगों को इस कानून के अंतर्गत 7 साल की सजा या उससे ज्यादा सजा भी हो सकती है। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स।